आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन उलझे हुए टॉपिक पर, हमारे मन और शरीर के बीच का गहरा कनेक्शन। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कभी-कभी हमारा दिमाग ही हमारे शरीर को इस तरह प्रभावित करता है कि सोमैटिक और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारा दिमाग ही हमारे शरीर में असली दर्द पैदा करने लगे। ऐसा दर्द जिसका कोई मेडिकल कारण ही ना मिले। या फिर हमारी अपनी पहचान कि हम कौन हैं वही टुकड़ों में बढ़ जाए। यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोमैटिक डिसऑर्डर्स की। ये वो हालात हैं जब कोई मनोवैज्ञानिक परेशानी, मतलब दिमागी तनाव या उलझन, शरीर के जरिए बाहर आती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर उन भावनाओं को जुबान दे रहा है जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि लक्षण, चाहे वो पुराना दर्द हो या बहुत ज्यादा थकान, वो बिल्कुल असली होते हैं। लेकिन जब डॉक्टर्स जांच करते हैं, सारे टेस्ट करते हैं, तो उन्हें इन लक्षणों की कोई मेडिकल वजह नहीं मिलती। और तब ये समझ आता है कि इसकी जड़ कहीं ना कहीं तनाव और भावनात्मक संघर्ष में है। देखिए, बात सिर्फ शारीरिक लक्षणों की नहीं है। बात है उन लक्षणों को लेकर लगातार होने वाली चिंता की, और वो चिंता कैसे रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना देती है। ये एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है। चिंता से लक्षण बढ़ते हैं और बढ़ते लक्षणों से चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर में इंसान अपने असली लक्षणों जैसे दर्द या थकान से बहुत परेशान रहता है। वहीं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में मुख्य डर इस बात का होता है कि कोई मामूली सा लक्षण भी किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है, भले ही कोई बड़ा लक्षण मौजूद न हो। मतलब फोकस का एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। अच्छा, तो ये तो हुई बात जब दिमाग शरीर पर असर डालता है। पर तब क्या होता है जब दिमाग खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाए? यहीं से बात शुरू होती है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की, जहां गड़बड़ी चेतना, याददाश्त और पहचान में होती है। ये एक तरह से हकीकत से मानसिक अलगाव है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव करप्ट हो गई है। जानकारी तो अब भी वही है, लेकिन कुछ फाइलें खुल नहीं रही हैं या मिल नहीं रही हैं। बस कुछ ऐसा ही होता है जिससे यादों, विचारों और अपनी पहचान की भावना में गैप आ जाता है। तो इन दोनों में जो मेन फर्क है वो ये है कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर किसी की पहचान की भावना पर असर डालता है। मतलब इस बात पर कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन हूँ। वहीं दूसरी तरफ डिसोसिएटिव एमनीशिया खास तौर पर याददाश्त को निशाना बनाता है, जिससे अक्सर किसी दर्दनाक घटना से जुड़ी ज़रूरी जानकारी ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये डिसऑर्डर्स हैं क्या, पर अगला बड़ा सवाल, ये होते क्यों हैं? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। ये कई वजहों का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले आते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी हमारे शरीर और जेनेटिक्स से जुड़ी बातें। कुछ स्टडीज बताती हैं कि दिमाग की बनावट में फर्क, जेनेटिक्स और अगर परिवार में किसी को ये डिसऑर्डर्स रहे हों तो किसी व्यक्ति में इसका खतरा बढ़ सकता है। ये एक तरह की अंदरूनी संवेदनशीलता है। और फिर आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो कि कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कोई गहरा सदमा, पुराना तनाव और अनसुलझे भावनात्मक संघर्ष अक्सर इन स्थितियों की वजह बनते हैं। ये दिमाग का बहुत ज्यादा बोझ से निपटने का एक तरीका हो सकता है। और आखिर में हम अपने आसपास के माहौल, यानी सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को भी नहीं भूल सकते। एक मजबूत सोशल सपोर्ट नेटवर्क की कमी, परिवार में तनाव और समाज का दबाव भी किसी के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है और इन डिसऑर्डर्स में एक वजह बन सकता है। तो असल बात यह है कि ये मामला सिर्फ नेचर या नर्चर का नहीं है। ये लगभग हमेशा नेचर और नर्चर दोनों का मिला जुला असर होता है। बायोलॉजिकल वजह, दिमागी अनुभव और सामाजिक माहौल, ये सब मिलकर इन जटिल स्थितियों को बनाते हैं। तो वजह समझना तो बहुत ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी ये जानना भी है कि इन्हें पहचाना और मैनेज कैसे किया जाता है। चलिए अब ट्रीटमेंट के सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। डायग्नोसिस कोई फटाफट होने वाली प्रक्रिया नहीं है। सोमैटिक डिसऑर्डर्स के लिए डॉक्टर्स बहुत सावधानी से किसी भी शारीरिक बीमारी की आशंका को खारिज करते हैं।
और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के लिए पूरा ध्यान व्यक्ति के अनुभवों, याददाश्त और पहचान की भावना को समझने के लिए गहरी और सहानुभूतिपूर्ण बातचीत पर होता है। और हाँ, ट्रीटमेंट कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक पूरा सफ़र है। इसकी शुरुआत एक डिटेल्ड असेसमेंट से होती है, जिसके बाद एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाया जाता है, और सबसे ज़रूरी बात, इस प्लान को समय समय पर रिव्यू किया जाता है और ज़रूरत के हिसाब से बदला भी जाता है। तो ट्रीटमेंट के लिए ना डॉक्टर्स के पास कई तरह के टूल्स होते हैं। साइकोथेरेपी, खासकर सीबीटी, मूल विचारों और व्यवहारों को समझने और बदलने में मदद करती है। दवाइयाँ एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसे लक्षणों को मैनेज करने में काम आ सकती हैं, और योग और ध्यान जैसी वैकल्पिक प्रैक्टिस मन को शांत करने में मदद कर सकती हैं। और ये बात बिल्कुल पते की है, मकसद सिर्फ लक्षणों को कम करना नहीं होता। असली मकसद तो ये है कि व्यक्ति की जिंदगी की क्वालिटी बेहतर हो, उसके रिश्ते मजबूत हों और वो कुल मिलाकर बेहतर महसूस करे। तो जाते जाते एक सवाल पर सोचना बनता है, मन और शरीर कितने गहरे जुड़े हुए हैं, ये समझना सिर्फ एक क्लिनिकल डायग्नोसिस से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये हम सभी को, दोस्तों को, परिवार को और एक समाज के तौर पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखने, समझने और सपोर्टिव होने की चुनौती देता है। क्योंकि जब कोई एक अनदेखे संघर्ष से गुजर रहा हो, वो हमारी समझ ही सबसे कीमती मदद हो सकती है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।